एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक और करैक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लैंग होता है, लेकिन मैं इसको किन कहूंगी तो आप लोग समझ जाना। तभी उसका जो छोटा भाई है ये चिन का, तो उससे कोई लड़का बदतमीजी कर रहा होता है, वो उसको धमका रहा होता है। वो भी लड़का डर जाता है, फिर वो गाना गाने लगता है ये चिन का भाई, क्योंकि उसको गाना उसी ने लिखा था। और जो किन है वो उसकी तरफ ही प्यार भरी नजरों से देखता रहता है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। जब जैसे ही उसका भाई जाने लगता है ये चिन का, तो किन कहता है कि है इधर। तो फिर उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। किन कह देता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें खाने के लिए पूछ रहा था, ऐसा मत करो जैसे कि मैं तुम्हारी शादी के लिए हाथ मांग रहा हूँ। बट उसका भाई गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ये चिन एक लड़की से बात कर रहा होता है। वो लड़की कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद कोई प्लान है क्या। ये चिन कहता है कि अगर सब ठीक रहा तो मैं फिलहाल यही रहूंगा। मेरा छोटा भाई 2 साल पहले स्कूल में आया है, तो इसकी देखभाल करना आसान रहेगा। ये चिन के पास तभी फोन आता है और कहता है कि जल्दी घर आ जा, तुम्हारे डैड मर रहे हैं। वो भागते हुए वो घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी माँ उसके डैड की फोटो लेकर रो रही होती है। दोनों भाई अपनी माँ को संभालने की और चुप कराने की कोशिश करते हैं। बाद में दोनों भाई अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उसका भाई पूछता है, क्या तुम अभी भी लू फैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज सिर्फ अपनी रिंग की तरफ देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि लू फैंग बार में बैठा हुआ रहता है, उसके पास ही दो लोग किस कर रहे होते हैं। उसे देखकर वो सैड हो जाता है, वो तुरंत घर आ जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बहन उसको एक लड़की का फोटो दिखाते और कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे लिए है। वो बता देती है कि वो इस कंपनी की ये है वो है, और हमारे डैड यही चाहते हैं, अगर तुम इसे सगाई कर लोगे तो तुम कंपनी संभाल पाओगे। बट लू फैंग कहता है कि भाड़ में जाओ। लेकिन उसकी बहन कहती है कि दूसरी बात, अगर तुम इसे हाँ कर दोगे तो तुम देश वापस जा सकते हो। तो लू फैंग भी मान जाता है। दूसरी तरफ ये चिन अपनी माँ के पास बैठा रहता है। तभी वो लू फैंग की सगाई वाली न्यूज देख लेता है, जो ये देखकर वो बहुत ज्यादा उदास भी हो जाता है। बाद में ये चिन खाना बना रहा होता है, तो साथ में जब वो वही रिंग भी देख रहा होता है, उसका भाई कहता है कि वो तुम्हारे दुख के लायक नहीं है, उसे भूल जाओ। ये चिन कहता है कि मैं पहले ही भूल चुका हूँ, अब वो किसी और औरत से शादी कर रहा है। अफसोस मैं उसी तरह इतना सक्षम नहीं हूँ कि सब कुछ पूरी तरह भूल जाऊं। तो उसका भाई उसको बार में ले आता है। वहां दोनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। तो उसका भाई वॉशरूम के लिए चला जाता है। जैसे ही वो उठकर जाने वाला होता है, तो उसको नशे में लू फैंग दिखाई देने लगता है। बट वो लू फैंग नहीं होता है, वो किन होता है। उसका भाई उसको घर पर लेकर आ जाता है, घर पर छोड़ देते हैं। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई को क्या हुआ है। तभी ये चिन का भाई कहता है कि तुम आदमी को पसंद करते हो ना। किन कहता है कि गलतफहमी मत पालो, तुम्हें मुझे आदमी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। तो फिर उसका भाई कहता है कि मैं और मेरा भाई काफी एक जैसे दिखते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे भाई को पसंद करने की कोशिश करो। उसने बहुत कुछ झेला है, वो एक गैर जिम्मेदार और स्वार्थी आदमी से प्यार कर बैठा था। वो आदमी बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया और अब अचानक शादी कर रहा है। मेरा भाई हमेशा कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे एक दिन के लिए भी नहीं भूला। लोग कहते हैं किसी पुराने रिश्ते को भूलने का सबसे अच्छा तरीका नया रिश्ता शुरू करना है। क्या तुम मेरे भाई को पटाने की कोशिश करोगे। ये कहते हुए तो मतलब वो रो भी रहा होता है। किन उससे पूछता है क्या तुम सच में यही चाहते हो। बट वो बोलता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। किन कहता है कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अब जो करना है करो। आगे जो किन है वो ये चिन के पास आता है और कहता है कि तुमने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी, और मैंने कल रात तुम्हारी हेल्प की किसी वजह से की है, क्योंकि मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे ताकि हम एक दूसरे को जान सके। ये सारी बातें उसका भाई बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। और आगे दिखाया जाता है कि किन का बर्थडे होता है, तो ये चिन का भाई उसे पूरी तरह से इग्नोर करता रहता है। किन लगातार उसकी तरफ देखता रहता है। फिर दिखाया जाता है कि किन उसे घर छोड़ने के लिए कहता है कि अंदर आ जाओ, लेकिन ये चिन का भाई ये चिन को ही अंदर जाने के लिए कहता है। रास्ते में किन ये चिन से कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, उसे तुम्हें दुखी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे दूसरों का दुख देना कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक कि खुद को भी। ये चिन पूछता है तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। किन कहता है कि मैंने देखा कि तुम दोनों भाई कितने करीब हो, बस वही सोच रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये चिन का भाई बहुत ज्यादा शराब पी चुका था। जैसे ही उसको लड़खड़ाने लगता है, तो किन आकर उसको पकड़ लेता है और उसके गालों के साथ खेलने लगता है। तो वो नशे में कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी देर कैसे हो गई। फिर उसे प्यार से संभालता है, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था। फिर उसको अपने घर लेकर आता है। जैसे उसको होश आता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रहा हूँ। किन कहता है कि मुझे तुम्हारा घर नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। और कहता है कि तुमने तो कहा था कि दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने जा रहे हो, फिर इतनी ज्यादा शराब कैसे पी ली। इसके बाद वो कहता है कि पहले मैं खुद को इससे दूर रख सकता था, लेकिन अब नहीं, आखिरकार मैं तुम्हारे भाई के साथ हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे भी उसकी हर पसंद की परवाह करनी चाहिए। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि मैं और तुम्हारा भाई इतने करीब आ रहे हैं। क्या तुम यही नहीं चाहते हो। क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए काफी नहीं। उसे किस कर लेता है और उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे किस करने लगते हैं। फिर कहता है कि ये मेरी गलती है कि मुझे शुरू से तुम्हारे भाई के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए था। चलो हम उसे सब कुछ सच बता देते हैं, हम उनसे वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं,
हम नहीं बता सकते, अब वो सहन नहीं कर पाएगा। किन कहता है कि लेकिन अगर हम और झूठ बोलेंगे तो उसको और ज़्यादा दर्द होगा। ज़िंदगी भर तुम्हारे भाई से झूठ नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ़ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आगे कहता है कि तुम्हारा भाई पहले ही प्यार से डर चुका है और मैं उसके साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। अभी ये चीज़ है वो आ जाता है और उसका भाई बात पलटते हुए कहता है कि कल रात थोड़ा-सा मैं ज़्यादा ड्रंक हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। बट ये चीन कहता है कि पहले मेरी बात सुनो कि किन लियांग और मैं दोनों साथ हैं, हमारे बीच ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। और ये कहता है कि तुम दोनों कब मिले, तो किन बता देता है कि जिस दिन उसके मेरे बारे में काम शुरू किया था उसी दिन से मुझे वो पसंद था। मुझे पता था कि उसके दिल में मैं मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन उसने कभी हाँ नहीं बोला। ये चीन पूछता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर साथ क्यों नहीं हो। और कहता है कि अपने दिल के खिलाफ मत जाओ, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी और को दे दिया जाए। आगे हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब लू फेंग अपने ही एम्प्लॉय की प्रोफाइल चेक कर रहा था, उसमें ये चेन की प्रोफाइल थी। अब वो सीधा घर ना जाकर कंपनी में आ जाता है। जैसे ही वो कंपनी में आता है तो ये चेन को देखकर बोलता है कि हमें काफी दिन हो गए मिले हुए। फिर उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग में वो दोनों एक दूसरे को मतलब इग्नोर भी करते हैं, एक दूसरे को देख तरफ देखते भी रहते हैं। जब ये चेन उस लड़की से बात करता है तो वो जो लू फेंग है उसको समझ जाता है कि ये मेरे सामने ऐसे कैसे बात कर रहा है। वो मैं जल फूक जाता है, मन ही मन सोचता है कि ये हंस हंस कर कैसे बात कर सकते हैं। जहां भी देखता है वो उसको लड़की और ये चेन ही दिखाई देता है, जहां फोन पर बात कर रहा था तभी भी। और मतलब वो इतना जल फूक जाता है कि उससे कैसे बात कर सकता है और कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। वो दूसरी तरफ रात को जब घर पर लू फेंग होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर अपने लैपटॉप पर पानी गिरा देता है। जब वो फिर फोन करता है ये चीन को, जैसे ही वो फोन उठाता है वो कहता है कि अगर तुम घर पर फ्री हो तो घर आ जाओ। ये चीन पूछता है कि क्यों। लू फेंग कहता है कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, आकर ठीक कर दो। ये चीन कहता है कि अरे मैं डिजिटल मीडिया का काम करता हूँ, हार्डवेयर रिपेयर का नहीं। लू फेंग कहता है कि फिर कंपनी ने तुम्हें हायर कैसे कर लिया। ये चीन पूछता है कि अच्छा ठीक है, फिर वो मजबूरी में उसको घर आना पड़ता है। जैसे ही वो उसका घर वेट कर रहा होता है तो वो बेचारा इतना नींद में उठकर आया था उसके घर। लू फेंग उसकी तरफ देखता ही रहता है बड़े प्यार से और ये चेन कहता है कि इसको रिपेयर में भेज दो, शायद ठीक हो सकता है। फिर जैसे ही वो सोफे पर बैठता है तो उसको वहां पर एक लड़कियों का सामान दिखाई देता है और फिर कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। लू फेंग कहता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरी बहन का है, मैं अभी कुछ दिनों ही पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। हल्के से ये चैन कहता है कि अगर वो तुम्हारा होता भी तो भी मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि आखिरकार तुम्हारे एक मंगेतर है। लू फेंग कहता है कि मेरी कोई फियांसी नहीं है, अगले महीने तुम मेरी टूटी हुई एंगेजमेंट की खबर भी देख लेना। ये अब सिर्फ एक एक्टिंग थी। मेरे डैड को सिर्फ पैसा और सक्सेस चाहिए थी और मुझे सिर्फ इस देश वापस आना था। और फिर लू फेंग कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। और कहता है कि अगर तुम्हें ब्रेकअप करने में शर्म आती है तो मैं कह दूंगा उससे और कंपनसेशन भी दे दूंगा। और फिर वो एक होटल में दिखाया जाता है उनका सीन। तो खाना ऑर्डर करने के बाद लू फेंग लगातार ये चीन के प्यार से देखता रहता है, जबकि वो आराम से खाना भी खाता रहता है। तभी वो लड़की भी वहां पर आ जाती है, तो ये देखकर वो और जल भुन जाता है और तो वो लड़की उसके साथ आकर बैठ जाती है। लू फेंग पूरी तरह से इतना कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़का इसका ख्याल क्यों रख रहा है। तो लू फेंग उससे पूछता है कि तुम आखिरकार किसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चैन की गर्लफ्रेंड होते हुए किसी दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही हो। बट वो लड़की भी इतना हैरान हो जाती है कि इसने बॉस को क्या बताया है। तभी वो लू फेंग समझ जाता है कि कुछ तो और बात है। वो स्माइल करने लगता है, हंसने लगता है, समझ जाता है ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। आगे दिखाया जाता है कि जब दोनों कार में साथ जा रहे होते हैं वो दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो लू फेंग उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ, मुझे प्यास लगी है। वो घर आ जाते हैं और फिर घर आने के बाद उसको जैसे ही जूस देता है तो उसको पीने के बाद को बोलता है कि क्या हम मूवी देखें। बट ये चेन बोलता है कि तुम्हें काम पर नहीं जाना। लू फेंग कहता है कि नहीं मैं आज छुट्टी ले लूंगा। फिर वो दोनों साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। बट जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब लू फेंग कहता है मुझे लगता है बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो मैं यहीं रुक सकता हूँ और मुझे भूख भी लगी है। तभी उसके लिए वो इंस्टेंट नूडल बनाना शुरू कर देता है। लू फेंग थोड़ा स्माइल करता रहता है, सोचता है कि ये मेरे लिए खाना बना रहा है। जब नूडल्स बन जाते हैं तो दोनों साथ बैठकर खाते हैं और दोनों का सर भी टकरा जाता है एक दूसरे के साथ। वो खाना खाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। खाने के बाद लू फेंग फिर कहता है कि बारिश बहुत तेज हो गई है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहीं रुक जाऊं। बट वो मान जाता है। ये चीन कहता है कि मैं दूसरे कमरे में जाकर सोऊंगा। जैसे ही ये चीन दूसरे कमरे में जाकर सोता है तो वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। तो थोड़ी देर में ही लू फेंग आता है और बोलता है कि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है। ये चीन जैसे ही जाकर देखता है तो बोलता है ठीक तो है, सही तो चल रहा है। लू फेंग कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है वो, बट नहीं है रियल में, सच बताओ क्या तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो। ये चीन मना कर देता है। लू फेंग कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अब तक मुझे भूले नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जैसे वो मिस यू कहता है तो उसके चेहरे पर, ये चीन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लू फेंग उससे पूछता है क्या हम फिर से साथ नहीं हो सकते, क्या हम अपने रिश्ते को दोबारा शुरू नहीं कर सकते हैं। उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। फिर वो उसको किस करता है और बोलता है कि तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम वही बातें दोहरा रहे हो जो पहले कहा करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो।
और आगे जब ये चीन उठता है तो उसके फ़ोन में लू फेंग का मैसेज होता है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, आज तुम छुट्टी ले लो। दूसरी तरफ लू फेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की को बुलाओ। तो इस तरफ दिखाया जाता है कि वो लड़की उसके पास आती है, ये चिन के पास। उससे कहता है, क्या तुम अपना वेट लॉस कर रहे हो क्या? तुम्हारे देखो तुमसे ही कपड़े तुम्हारे लटक रहे हैं, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। वो उसको ज़बरदस्ती बाहर ले आती है और उसको धक्का दे देती है लू फेंग के कार में, जाकर वो गिरता है। कार में वो तुरंत तैयार बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो बोलता है कि मुझे मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तभी कहता है कि क्योंकि तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहते हो, है ना? और क्या तुम फिर से मेरे साथ शुरुआत करना चाहते हो या नहीं? बट ये चीन कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। लू फेंग कहता है, सोचने का टाइम? हाँ या बस ना, ये कहो। फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जल्दी से सोचकर मुझे बताना। और आगे जब ऐसा दिखाया जाता है कि वो जहाँ भी जाता है उसको लू फेंग ही दिखाई देता है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो लू फेंग दिखाई देता है। ऑफिस में सब जगह वो ही दिखाई देता है। उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। बताया जाता है कि ये चीन उस लड़की और उसके दोस्त के साथ बैठा हुआ बात कर रहा होता है। फिर कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम्हारा एक्स वापस आ जाए, फिर से रिश्ते में आना चाहे, तो तुम क्या करोगे? और फिर वो लड़का कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर वापस साथ क्यों नहीं हो जाते हो? लेकिन ये चीन कहता है कि मुझे डर लगता है कि शायद इस बार भी वो मुझे छोड़ दे। वो वापस तो आ गया, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि वो गया क्यों था। उसने भी माफी भी नहीं मांगी, बस ये कहा है कि हम साथ हो जाए। लड़का कहता है, मुझे तुम्हारी लॉजिक समझ नहीं आ रही, वो इतनी सिंपल सी बात है, तुम कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये चीन जो है वो घर आ जाता है। वो वही बॉक्स में से रिंग निकाल कर देखने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये चीन क्लास में बैठा रहता है, तभी लू फेंग वहाँ आता है, क्योंकि उसके हाथ में एक नया म्यूजिक प्लेयर होता है। और फिर वो दोनों साथ में बैठकर गाना सुनने लगते हैं। उनसे वो अपना इंजॉय करने लगते हैं। बट वो कुछ टाइम के बाद वो सोकर खेलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वापस आता है तो वो वहीं पर सो जाता है, ये चीन क्लास में बैठे बैठे। तो उसको सोते हुए बड़े प्यार से देख रहा होता है। इतना प्यार से कौन देखता है भाई? और सच बताऊं ना तो भाई ये चीन है वो इतना प्यारा दिख रहा है कि बिल्कुल बच्चे की तरह लगता है। इतने में ही ये चीन उठ जाता है। जैसे ही वो होटल में आता है, वहाँ लू फेंग देखता है कि ये चीन को तो ठीक से यूज करना भी नहीं आ रहा है यहाँ पर चम्मच। वो पूरा का पूरा खाने लगता है और ये देखकर लू फेंग जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी नहीं रुकती। फिर वो अपनी प्लेट ये चीन को दे देता है। जैसे वो खाना टेस्ट करता है उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब प्रेजेंट में वही रिंग निकाल कर देख रहा होता है, तो वो लू फेंग ने उसे दी थी। तो उसको उस लड़के की बात भी याद आती है जो उसने कहा था। तो तभी ये चीन खुद से कहता है कि लू फेंग, मैं एक बार फिर अब सब कुछ दाव लगाना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी किस्मत एक बार फिर तुम्हारे लिए। वो रिंग पहन लेता है और रिंग पहनकर लू फेंग से मिलने के लिए आता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि लू फेंग तो ऑलरेडी किसी लड़के के साथ वहां पड़ा हुआ था। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुस्से में जाने लगता है तो लू फेंग उसको रोकते हुए कहता है, मुझे समझाने दो, तो जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये चेन तो कहता है कि जिस इंसान के साथ तुम सोना चाहते हो वो डेफिनेटली मैं नहीं हूँ। यह कहकर वो अपनी रिंग निकालकर उसके ऊपर फेंक कर चला जाता है। लू फेंग पूरी तरह से टूट जाता है। इतना ड्रंक हो चुका था कि उसके पास उठा भी नहीं जा रहा था। जब भी हमें दिखाया जाता है कि जो वो बार में बैठकर पी रहा होता है तो उसके पास एक लड़का आ जाता है। बट नशे में इतना था कि वो लड़का उसको ये चीन दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने कहा था कि मुझे घर ले चलो, क्योंकि असल में वो ये चीन नहीं। आगे दिखाया जाता है कि लू फेंग अभी भी वहीं पड़ा हुआ रहता है। तभी उसका असिस्टेंट की फोन आता है और कहता है कि जो ये चेन है वो रिजाइन करने वाला होता है। बट लू फेंग बोलता है कि उसको वहीं रोके रखो, मैं अभी आता हूँ। जैसे वो भागते हुए वो ऑफिस आता है, ये चीन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट से बात कर ली, इस पर साइन कर दो। लू फेंग कहता है कि क्या तुम सच में जाना चाहते हो? ये चीन कहता है कि हाँ, मेरा अब यहाँ काम करने का मन नहीं करता। लू फेंग कहता है कि क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उसे छुआ तक नहीं है मैंने? और एक नॉर्मल पर्सन की कुछ फिजिकली नीड होती है, ये तुम भी आदमी हो, तुम तो समझ सकते हो। लेकिन कहता है क्या तुम मुझे ये बताओगे कि इन सालों में जब तुम मेरा वेट कर रहे थे तुम सच में अकेले ही रहे हो उसके बाद? और कहता है कि मुझे बताओ कितने लड़कों लड़कियों के साथ तुम सो चुके हो? ये चीन कहता है कि तुम आखिर हो कौन मेरे लिए? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैंने पिछले 4 साल कैसे बिताए हैं? मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, मेरा दिल अब भी सिर्फ तुमसे भरा हुआ है। और तुम सोचते हो कि कोई भी इंसान तुम्हारी जगह ले सकता है? एक बार नहीं, हजारों बार मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। और तुम पूछते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो? लू फेंग अपना आपा खो देता है और उसको पकड़कर वो उस टेबल पर दे मारता है और वो जबरदस्ती उसके साथ किस करने लगता है, जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो इंटीमेट हो चुका था तो सोफे पर ही लेटा रहता है। तभी उसका असिस्टेंट का फोन आता है और बोलता है कि आपको तुरंत आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट वो मना करता है, फिर भी वो ज्यादा जाता है और कहकर जाता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं अभी वापस आता हूँ। जैसे वो वापस आता है तो वहां पर ये चीन नहीं होता है। उसको ये चीन को कॉल भी करता है बट उसके घर भी जाता है, वो वहां पर भी नहीं होता है। उस लड़की से भी पूछता है तब वो लड़की भी कह देती है कि मुझे नहीं पता। अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसके भाई का एड्रेस पता करके दो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो अपने भाई के साथ रहता है उसका। तो ये चीन अपने भाई से पूछता है क्या तुमने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? तो उसका भाई कहता है कौन जानता है फ्यूचर में क्या लिखा है। आगे दिखाया जाता है कि ये चीन और उसका भाई काम कर रहे होते, तभी दरवाजे पर लू फेंग आ जाता है। जैसे ही लू फेंग को दरवाजा खोलता है तो अंदर आ जाता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें जगह कैसे मिली? तभी ये चीन बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा भाई यही है, मुझे क्या चाहते क्या हो? मेरा भाई बड़ा आदमी हो गया, बड़ा हो गया, जहाँ चाहे वो जा सकता है, तुम ही
तो थे जो बिना कुछ वहाँ गायब हो गए, तो अब वापस आ गए हो? लू फेंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गया था? मेरे डैड ने मुझे अमेरिका भेज दिया था, मेरे सारे कॉन्टैक्ट काट दिए थे। मैं तुम्हारे भाई को सारे लेटर लिखे थे, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। ये चीन का जो भाई है वो कहता है कि अच्छा वो बनने की कोशिश मत करो, वो उसे तुम्हारे एक भी लेटर नहीं मिले। लू फेंग कहता है, मुझे डर था इसलिए मैंने स्कूल में भेजे थे। उसका भाई कहता है कि ओ हो, इतना बड़ा स्कैंडल होने के बाद तुम्हें लगता है कि मेरा भाई उसी स्कूल में रहेगा? उसका ट्रांसफर हो गया था। फेंग कहता है कि उसको ये कहो कि वो बार बार गायब ना हो। अब ये चीन आ जाता है बाहर और कहता है कि अब और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसे कुछ कहता इतने में ही ये चीन बोलता है कि नहीं, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हम वापस पहले जैसे नहीं हो सकते हैं। मैं तुमसे नफरत करना बंद नहीं कर पाया, लेकिन पहले जैसा वापस जाना अब नामुमकिन है। हम दोनों बदल चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, हमारे ख्वाब अलग है। तो और कहता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनकर तो लू फेंग का तो दिल ही टूट जाता है बेचारे का। फेंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम प्यार नहीं करते हो तो धीरे धीरे तुम फिर से प्यार करने लग जाओगे। हमारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। ये चेन कहता है कि और कैसे रहोगे तुम? हाँ, लू फेंग कहता है कि हम शादी कर लेंगे, उसके बाद तो हम साथ रह सकते हैं ना, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये चेन मना कर देता है, पर लू फेंग ने तो ठान लिया था कि इसको आज मना कर ही रहूंगा, इसलिए घर के बाहर उसका वेट करता रहता है और रात भर वो वहीं पर घूमता रहता है। बट ये चेन को भी थोड़ी चिंता होती है उसकी, क्योंकि वो बार बार उठ उठ कर देख रहा होता है उसको। जब वो सुबह देखता है तो उसको मैसेज कर कर जाता है कि मैं इंगेजमेंट तोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन इंगेजमेंट तोड़ने की बात से तो उसके जो डैड है उसको बहुत ज्यादा अच्छी खासी कुटाई करते हैं उसकी, और कहते हैं कि तुमने उस लड़के की वजह से इंगेजमेंट तोड़ी है ना, उस लड़के का नाम ये चिन है ना। यह सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर आपने उसके हाथ लगाने की कोशिश की तो देख लेना। उसके डैड उसको एक जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहता है कि पहले मैं कुछ नहीं कहने वाला था, पर अगर तुम अपनी ऐसे ही जिद पर अड़े रहोगे तो फिर मैं उसे दुनिया से ही गायब कर दूंगा। लू फेंग गुस्से में अपने डैड को धक्का मार देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी जो बहन है वो कहती है कि उन्हें पिछले 1 साल से हार्ट प्रॉब्लम है, पर हमने तुम्हें बताया नहीं। लू फेंग तो चौंक जाता है, लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। इधर ये चेन को अपनी दोस्त से पता चलता है कि लू फेंग हॉस्पिटलाइज है। यह सुनकर तो काफी डर जाता है, वो तुरंत तो वो उससे मिलने के लिए वो तुरंत निकल पड़ता है। हॉस्पिटल में जब उसकी बहन और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं तो ये सब बातें उसका ये चेन सुन लेता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास अब टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है। बट वो उसके डैड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमारा ये चेन इतना बेचारा भोला भाला है कि वो उसके लू फेंग के बारे में सोच लेता है। तो वो उसकी बहन को लू फेंग से मिलने के लिए कहता है, तो उसकी बहन कहती है अगर तुम सिर्फ उससे मिलने आए हो तो बेहतर होगा कि तुम उससे ना ही मिलो। इन सालों में उसने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया, बेहतर होगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाओ। और फिर कहते हैं कि तुम जानते हो मैं उसे बांधकर अमेरिका लेकर चली गई थी, लेकिन वो हर रोज भागने की कोशिश करता था, इसी वजह से उसे मार पीट कर उसको बंद कर दिया जाता था। मुझे लगा था कि वक्त के साथ वो भूल जाएगा, लेकिन जब वो यहाँ आने के लिए उसने अपनी एंगेजमेंट भी कर ली तुमसे मिलने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा वो कभी भी तुम्हें नहीं भूल सकता है, लेकिन तुमने तुमने उसके साथ क्या किया? ये चेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसकी बहन उसे लू फेंग से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर लू फेंग को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगा। इतना सुनकर वो रोने ही लग जाता है। ऊपर से लू फेंग की हालत देखकर तो और भी ज्यादा रोने लगता है, तेज तेज रोने लगता है। लू फेंग को वो सपने की तरह लग रहा था, पर जैसे ही पता चलता है कि वो सच में है तो वो बेचारा तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ये चेन बिना कुछ कहे बहुत ज्यादा तेज तेज रोने लगता है बेचारा बच्चों की तरह। लू फेंग कहता है कि प्लीज इस बार मुझे मत छोड़ना, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और मैं यहाँ भी सिर्फ तुमसे ही ढूंढते हुए आया हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया था। ये चेन तो अभी भी रोने में ही लगा हुआ होता है, तो अब उसे किस करके उसको चुप करा देता है। ये चेन कहता है कि तुमने कहा था ना कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगे, तो मुझे छोड़कर मत चले जाना। लू फेंग कहता है कि कभी नहीं छोड़ूंगा, अब हम दूसरे देश जाकर शादी कर लेंगे। ये चेन बताता है कि उसकी बहन और डॉक्टर की बातें सुनी थी। लू फेंग बताता है कि मेरे डैड के बारे में बात कर रही थी। यह सुनकर रोते हुए उसे और मारने लगता है। लू फेंग कहता है कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे थे, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं, ये तो नहीं सोच रहे थे? ये चेन हाँ बोलता है। ये सुनकर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि बस करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, इतना मैं सही सलामत हूँ, वो तो मैं अपनी बहन के कहने पर रुका हुआ था। यह सुनकर ये चेन समझ जाता है कि उसकी बहन ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वो उसके पास आ सके, और नाराज होकर जाने लगता है। लू फेंग उसे पकड़ लेता है, और तुमने अभी अभी प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, इतनी जल्दी अपने वादे से मुकर गए। ये चेन कहता है कि वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुम मरने वाले थे ना, इसलिए मैंने झूठ बोला। कहते हुए वो जाने लगता है। लू फेंग कहता है गलती तुम्हारी थी, कहते हुए उसे पुश करता है और कहता है कि इस बार तुम खुद मेरे पास आए हो, मेरे साथ रहना चाहते हो क्या? यह इसलिए है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, या फिर बस तुम मुझ पर दया कर रहे हो? अगर दया कर रहे हो तो अभी जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। ये चेन कहता है कि मुझे दया नहीं आ रही है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ
किया है उसकी माफी भी नहीं मांग रहे हो। तो लू फेंग कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ रहोगे। कहते हुए उसे फिर से रिंग पहनाता है और कहता है कि अब हम नए सीरियस तरीके से शुरुआत करेंगे। वो ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लेता है और फिर उसकी जो दोस्त है वो कहता है कि यार तुम तो चले गए थे। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मिस्टर लू फेंग ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर लू की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। इधर उसके डैड फिर से लू फेंग को ये चेन को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। बट उसके डैड को सदमा आ जाता है इस बात के लिए और वो वहीं पर टपक जाता है और कहता है, और मतलब ये कहकर जाता है कभी भी अपने डिसीजन के लिए रिग्रेट मत करना। तो वो वहीं पर बेचारे टपक जाते हैं। लेकिन वो जाते जाते ये लिख कर जाते हैं कि ये या तो लू फैमिली को छोड़ दे या फिर ये चेन को। तो जो लू फेंग है ये चेन को चुनता है, पर पाप उसके डैड जाने से वो काफी ज्यादा सैड भी था। तब ये चेन उसे मिल जाता है, वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। ये चेन उसे संभाल अब लू फेंग ये चेन के साथ रहने के लिए शिफ्ट हो जाता है, पूरा घर बदल देता है और साथ में उसके रूममेट को भी भगा देता है। यह देखकर ये चेन का मन तो उसे पीटने को करता, पर कर भी क्या सकता था। लू फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ ना। यह सुनकर स्माइल कर देता है। इसके बाद वो ऑफिस जाते हुए भी लू फेंग उसके साथ क्लोज होने लगता है। ये चेन कहता है कि मैंने कहा था ना कि हम ऑफिस में साथ नहीं रहेंगे, ना ही तुम मुझे टच करोगे, ना ही देर तक मुझसे बात करोगे, ना ही अपने ऑफिस में बुलाओगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे बारे में पता चले। लू फेंग नाराज होते हुए कहता है कि तुम तो हर चीज के लिए मना कर रहे हो यार, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। आखिरकार हम क्लासमेट है। पर जाते हुए वो उसको इसका दोस्त पकड़ लेता है, उसे पूछने लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगे हो, बताओ कौन है वो, लड़की है या लड़का? अगर लड़का है तो आई एम श्योर तुम बॉटम ही होगे, क्योंकि तुम दोनों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये चिन कहता है कि अट्रैक्ट करने से क्या मतलब है, क्या मैं लड़की जैसा लगता हूँ क्या? वो कहता है कि नहीं, लेकिन तुम मेंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। यह सुनकर ये चिन सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं सच में एक नाजुक कली हूँ क्या? लू फेंग कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ, मेंस को तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे तुम जानते हो, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था। इसके बाद हमें पहले दिन का सीन दिखाया जाता है जब उस दिन फॉर्चून टेलर ने उसे बताया था, तब लू फेंग उसे पहली बार देखा था लू फेंग ने। तो देखते ही वो उसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, उसको अपना दिल दे बैठता है और उसको अटेंशन पाने के लिए हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। वही ये चेन बेचारा इरिटेट होता रहता है। ये चेन कहता है कि अगर तुम मुझसे पसंद करते थे तो तुम मुझे इरिटेट क्यों करते थे? लू फेंग कहता है कि वो तो अटेंशन पाने के लिए करता था, क्योंकि पहली बार कोई पसंद आया था तो बस मैं श्योर होना चाहता था। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। ये चेन कहता है कि हाँ, करते तो मैं हूँ, पर तभी लू फेंग उसको टाइटली हक कर लेता है और कहता है कुछ भी कर सकते हो, साथ खाना खा सकते हैं, घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं। उसको किस कर लेता है। ऐसे ही एक दिन इसको ग्रीन वैलेंटाइन का एक कार्ड मिलता है। वो जाना चाहता था पर वो लू फेंग को नहीं बता पा रहा था। ये देखकर उसे पूछ लेता है तो वो कहता है कि मैं लू फैमिली का हिस्सा रहूं या ना रहूं, मेरे पास घर हो या पैसा हो या ना हो, तो क्या तुम मेरे साथ छोड़ दोगे क्या? ये चिन कहता है कि मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह रहा हूँ। लू फेंग कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, मुझे डर है कि कहीं एक दिन तुम मुझे बोर ना हो जाओ, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी नहीं कहते हो, ना ही कुछ करते हो। जैसे थोड़ी देर पहले ही तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे तो तुमने नहीं कहा, क्योंकि उसने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन वो अपनी मीटिंग के लिए जा रहा था। लू फेंग कहता है तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहते हो, क्या अभी भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो क्या? ये सुनकर वो वैलेंटाइन डे वाला कार्ड दिखा देता है। लू फेंग को उसकी इस बात पर हंसी आती है और कहता है कि बस इतनी सी बात है, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह लू फेंग वहां से मतलब शूट के लिए चला जाता है, तो वैलेंटाइन डे तक आ जाऊंगा ये कहकर वहां से चला जाता है। उसका दोस्त उसे उसके साथ जाने को कहता है पर वो मना कर देता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे तो लू फेंग से मिलना था। तो उसको कुछ गड़बड़ लगती है, तो उसको गर्लफ्रेंड को पता लगाने का ठान ही लेते हैं, आज तो पता लगा कर ही मानेंगे। इधर जैसे ही वो घर आते हैं, ये चेन तो सीधा लू फेंग के ऊपर ही कूद पड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। लू फेंग भी कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। ये चेन पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? लू फेंग कहता है कि तुमसे ज्यादा। ये चेन कहता है कि प्लीज मुझे एक बार टॉप बनने दो। लू फेंग उसको मना कर देता है, बट वो एक क्यूट सा पुपी सा फेस बनाकर कहता है कि हम दोनों ही मैन है ना, तो फिर टॉप क्यों नहीं बन सकता हूँ मैं? तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इतना सा काम नहीं कर सकते हो क्या? लू फेंग इसका पपी सा फेस देखकर मतलब पिघल ही जाता है बेचारा। जैसे वो उसको किस करने वाला होता है, तभी कोई डोर बेल बजा देता है। उसको टीज करता है। लू फेंग कहता है कि देख लो, तुम्हारे पास इकलौता यही मौका है, अगर तुम गए तो फिर टॉप नहीं बन पाओगे। पर बेचारा हमारा ये चेन, उसको तो गेट खोलना ही पड़ता है। जैसे ही गेट खोलता है तो वहां पर उसके दोस्त होते हैं, वो सीधे अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पता लगा कर रहेंगे आज। वो लू फेंग को देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। जैसे ही उसके
दोस्त उसके घर आते हैं तो लू फेंग को देखकर वो चौंक जाते हैं। तो वो सफाई देते हुए कहता है कि तुम दोनों गलत समझ रहे हो, एक्चुअली ना इसका घर का ताला टूट गया था तो मैं ये मेरे घर आ गया था। वैसे हम हाई स्कूल के दोस्त हैं ना। लू फेंग उनकी तरफ घूर कर ही देखता रहता है और कहता है कि सिर्फ दोस्त। तभी वो उनको अंदर आ जाते हैं, मतलब इग्नोर करके। वही वो दोनों बेचारे तो काफी ऑकवर्ड सा फील कर रहे होते हैं, बाकी तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और लू फेंग बैठा बैठे इधर उधर देखकर स्माइल करता रहता है। लू फेंग को भूख लगी रहती है तो ये चेन खाना बनाने लगता है। तो उनको पूछता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। ये सुनते ही ये चेन तो बेचारा चौंक जाता है, उसके पैर पर खाना गिर जाता है गरम गरम। तभी लू फेंग भी डर जाता है, उसको तुरंत उठाकर बाथरूम लेकर आता है और कहता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो यार। ये चेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ही तो जला है। लू फेंग फिर से उसे डांट लगा और यह देख वो स्माइल करने लगता है। लू फेंग कहता है कि तुम जानते हो जब मैं अमेरिका में था तब एक कपल को जानता था जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसका पार्टनर उसे ठीक से गले लगाकर भी नहीं रो पाया था। तो उसको ऐसा लगा था कि कहीं उसके पेरेंट्स को शक ना हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता भी उनकी तरह ही अंधेरे में रहे। मैं सभी को हमारे बारे में बताना चाहता हूँ, तो तुम क्या चाहते हो। यह सुन ये चेन उसे हक कर लेता है, मतलब अब उसका भी हाँ ही होती है। उसके बाद वो दोनों उसको बता देते हैं कि हम हाई स्कूल के डेट कर रहे हैं और हम चाहे तो हम उम्र भर साथ रहेंगे। तुम दोनों इसके दोस्त हो तो मैं तुम्हें होश नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि जाने के बाद भी तुम इससे दोस्ती नहीं तोड़ोगे और अगर किसी ने भी ऐसी वैसी बातें फैलाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वे कुछ लू फेंग से थोड़ी ना पिटना चाहते थे। वो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपकी भी शादी हो तो हमें इनवाइट करना मत भूलना। लू फेंग हाँ बोलता है। वो कहता है कि सच कहूँ तो आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और ये चेन खुश हो जाता है, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। लू फेंग की यह हरकत ये चेन को बहुत पसंद आती है कि सच में वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अब वो उनका डेटिंग एरा जबरदस्त चलने लगता है। इवन अब तो ऑफिस में भी उसका रोमांस चलता रहता है। उन्हें देखकर वो खुश होते रहते हैं उसके दोस्त। ऐसे ही एक दिन लू फेंग साइकिल से घर जा रहा होता है तो वहां पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ था ये चीन, तो उन्हें कोई देख ना ले। तभी कुछ लोग वहां पर खुलेआम मस्ती करते रहते हैं। तो ये चीन कहता है कि कम से कम इन्हें पब्लिक एरिया का तो ख्याल रखना चाहिए, देखो कैसे चिपटे हुए हैं। पर वो देखता है कि ये तो पीछे से मेरे भाई जैसा ही लग रहा है, बट वो उसका भाई रहता है और कहता है कि भाई मुझे आपको गुड न्यूज देनी थी इसलिए मैं खुद आया हूँ। दरअसल मैं खुद ही एक ब्रांड ओपन करने वाला हूँ, उनकी ओपनिंग नेक्स्ट मंथ है, तो आज रात मैं आपके पास ही रहूंगा। यह सुनकर बस वो दोनों तो जल फूक जाते हैं। पर लेकिन वो तो अपने भाई के साथ सोने में ही रट लगाए हुए बैठे थे, मैं तो इसी के साथ सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहता है कि तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हो यार, जाओ उसके साथ सो। तो वो सोने से मना कर देता है। बट ये चिन कहता है कि अरे आज की तो बात है, सोने देना। बट लू फेंग कहता है कि यहाँ सिर्फ 2 कमरे हैं, अगर तुम इसके साथ सोओगे तो फिर ये लैंग कहाँ सोएगा। मैं लैंग के साथ नहीं सोने वाला हूँ। बट लैंग भी अपना बॉयफ्रेंड का सपोर्ट करते हुए कहता है कि मैं तो सोफे पर ही सो सकता हूँ। ये चेन के साथ ही सोना था, लेकिन ये चेन ऐसा नहीं होने दे। ट्रिप पर भी वो दोनों एक साथ नहीं रहने देता, फिर भी वो बहुत इंजॉय करते हैं। लू फेंग और लैंग बीच तो प्यार दिखाने की होड़ी लगी होती है। नेक्स्ट सीन दोनों मस्त बाथरूम में रोमांस करने में लगे हुए रहते हैं। तभी वो कबाब में हड्डी बन के उसका भाई टपक पड़ता है। पोजीशन में देख तो शर्म ही आने लग जाती है। भाई हमें भी शर्म आ रही थी, पर लू फेंग को कोई असर नहीं पड़ता, वो फिर से लग जाता है। यह देखकर ये चंद गुस्से में उसे सोफे पर सोने बोल देता है। ये चंद सोच रहा होता है कि उसका भाई इतना सेमलेस तो नहीं था। किंग लैंग कहता है कि अरे इतना भी गलत नहीं है, वो दोनों अडल्ट है, बस वो फन ही तो कर रहे हैं। यह सुन के उसके मन में भी थोड़ा कुछ कुछ होने लगता है। वो उसे किस कर लेता है। अगली सुबह दोनों भाई ऐसे चिपक के रो रहे होते हैं जैसे बस मिलेंगे ही नहीं कभी दोबारा। उनके क्लोज देखकर लू फेंग तो इतना जल फूक रहा होता है। ये चंद कहता है कि वो अभी बच्चा है ना, हमेशा मेरे साथ ही रहा है, इसलिए मुझे नहीं छोड़ना चाहता था। लू फेंग कहता है अच्छा मान लो अगर मैं और वो दोनों समुद्र में गिर जाए तो तुम पहले किसे बचाओगे। क्योंकि अपने भाई को, क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती है, तुम्हें तो आते है, तुम तो खुद आ जाओगे तैर कर। ये सुनकर तो वो और ज्यादा फट जाता है। ये सुनकर तुरंत घर लेकर आ जाता है। लू फेंग को कुछ दिन तक छुट्टी ले ही रखता है तो घूमने को कहता है, बट वो कहता है कि शो देखने कहता है। लू फेंग कहता है क्या अभी तक उससे मिलकर तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या, अब उसे देखने जा रहे हो। मुझे सिर्फ 1 वीक की छुट्टी मिली है तो हम कहीं और भी तो जा सकते हैं। ये चंद कहता है कि प्लीज इस बार चलते हैं, अगली बार तुम्हारी फेवरेट जगह पर चलेंगे, वैसे हमारे कॉलेज का रीयूनियन है तो तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वो कहता है कि मैं वहां पर क्या करूंगा। ये चंद कहता है कि उन्होंने कहा है कि हम किसी को भी ला सकते हैं और मैंने उसे कहा है कि मैं अपने दोस्त को लाने वाला हूँ। दोस्त का नाम सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्या। मुझे उसके बाद रीयूनियन का दिन दिखाया जाता है। ये चंद दोस्तों के सामने उसको भी दोस्त होते हैं, मतलब उससे कहते हैं कि तुमने तो इनको इंट्रोड्यूस करवाता है, तो और कहता है कि यार तुम्हें तो गर्लफ्रेंड को लाना चाहिए था, तुम तो एक हैंडसम लड़के को लेकर आए हो। बट वो कहता है कि मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ, मुझे कोई और पसंद, जो मुझे कोई पसंद करेगा उस। वो कहता है कि यार तुम्हें नहीं पता कॉलेज में कितनी लड़कियां तुम पर मरती थी, तुम्हारे लिए तो लड़कियों के बीच कंपटीशन तक हो गया था। अभी वो एक लड़की का नाम बताता है, कहता है तुम्हें पसंद करती है जाओलान, और उसे जानबूझकर उसके साथ बैठने कहता है। उसे देखकर वो तो लू फेंग जल फूक जाता है। वो ये चन को बताते हैं कि जब उसने पहली बार देखा था तो उसे पसंद करने लगी थी, अगर वो अभी तक सिंगल था तो डेट्स कर सकती है। बट वो कुछ भी नहीं कह, बट वो कहती है
है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। तब भी लू फेंग आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये तुम्हारी क्लासमेट रह चुकी है या नहीं रह चुकी, पर दरअसल अमेरिका में उसके डैड से मिला था, वो बहुत रिच है। यह सुनकर वो चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में ये चीन फुल ऑन टल्ली हो जाता है। इधर उसकी सिस्टर कहते हैं कि आखिरी बार सोच लो, क्या तुम सच में उसको छोड़ना चाहते हो या नहीं? बट वो हाँ बोलता है। तो उसकी बहन कहते हैं क्या तुम्हें ये चीन को बताया, तुम अकेला फैसला नहीं ले सकते हो? वो कहता है कितने साल तक वो मेरा इंतजार कर रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसकी सिस्टर कहते हैं कि इस पर साइन करने के लिए अभी भी कुछ दिन है, एक बार और सोच लो। नेक्स्ट सीन में लू फेंग खुशी खुशी घर आता है तो देखता है कि ये चीन न्यू ईयर की पूरी तैयारी कर रखी होती है। वो कहता है कि मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि अब भी जाता हूँ तो शादी की बात करने लगते हैं। फिर वो उनके झगड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ये चीन कहता है कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ वो भी हमें अपना ही लेंगे। लू फेंग कहता है कि तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते हो, और कहता है कि डैड ने जाने से पहले एक विल छोड़ा था, और हमें नहीं पता है विल में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हाई पॉइंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।